नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 25 क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पोस्ट करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मोहम्मद बिन कासिम है ये अरबी निवासी था। ठीक है, ये अरबी निवासी था और इसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और इसने आक्रमण कहाँ पर किया था, तो भारत का पश्चिम उत्तर का भाग था यहाँ पर सिंध प्रांत। तो इसने सिंध प्रांत पे आक्रमण किया था और इसका सामना किससे हुआ था, तो इसका सामना हुआ था दाहिर से। ठीक है, सिंध प्रांत का राजा था दाहिर नाम का और मोहम्मद बिन कासिम ने जो है दाहिर का सामना किया था और इसने दाहिर को परास्त कर दिया था। ठीक है, अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं जब एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे या फिर क्वेश्चनों को कठिन करना चाहे तो पूछता है कि भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य दो पुस्तकों से मिलते हैं। एक पुस्तक का नाम है चचनामा और दूसरी पुस्तक का नाम है तारीख सिंध। ठीक है, तो इन पुस्तकों से भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं और इन पुस्तकों के राइटर भी पूछे जाते हैं। तो जो चचनामा पुस्तक है ये लिखी थी अली अहमद ने। ठीक है, और जो तारीख सिंध पुस्तक है ये किसने लिखी थी, तो मीर मोहम्मद मासूम ने ये तारीख सिंध पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको याद रखना है और दोस्तों सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भूरा कोयला किस प्रकार के कोयले को कहते हैं। तो भूरा कोयला कहते हैं हम लिग्नाइट कोयले को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करें कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है, तो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला होता है एंथ्रेसाइट। और सबसे अच्छी गुणवत्ता का मतलब क्या है कि जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है उस कोयले की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो जो एंथ्रेसाइट कोयला है ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो कार्बन की इसमें मात्रा सबसे ज़्यादा होती है तो परसेंट पूछा जाता है कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, और यदि हम बात करें कि सबसे कम क्वालिटी या फिर सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, तो पीट कोयला जो है ये इसमें सबसे कम गुणवत्ता होती है और इसमें कार्बन की मात्रा भी सबसे कम होती है। कितनी होती है, केवल 30%। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो भूदान आंदोलन है ये कब प्रारंभ किया था इन्होंने, तो ये किया था 1951 में। और कहाँ से किया था, तो ये गांव का नाम पूछा जाता है। ठीक है, गांव का नाम था पोचमपल्ली। ठीक है, पोचमपल्ली से इन्होंने ये भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। और पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश का एक गांव था और ये जो पोचमपल्ली गांव है ना ये वर्तमान में तेलंगाना में है। ठीक है, उस टाइम ये आंध्र प्रदेश में था लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पर है, तो वर्तमान में ये तेलंगाना में है। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का पारसी में अनुवाद किया था। तो अथर्ववेद का पारसी में अनुवाद किया था इब्राहिम सरहिंदी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बात हुई है अथर्ववेद की, तो सबसे पहले हम अथर्ववेद के बारे में जान लेते हैं। अथर्ववेद की यदि हम बात करें रचना किसने की थी, तो अथर्वा नाम का एक ऋषि था। ठीक है, अथर्वा नाम का एक ऋषि था, इसने अथर्ववेद की रचना की थी। और यदि हम बात करें कि ये इब्राहिम सरहिंदी कौन था, तो ये अकबर का दरबारी था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इब्राहिम सरहिंदी किसका दरबारी था, तो ये अकबर का एक दरबारी विद्वान था और इसी ने अथर्ववेद का संस्कृत से पारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, संस्कृत से पारसी में अनुवाद किया था। और यदि हम बात करें अथर्ववेद में क्या बताया गया है, तो इसमें जादू टोना भूत प्रीत आदि के मंत्रों का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी बातें हमें याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है।
तो 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाना। ठीक है, यदि हम बात करें कि इस दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, तो इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2002 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री पद से पदत्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मोरारजी देसाई हैं, ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इनको भारत रत्न भी दिया गया है और इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान ए पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? निशान ए पाकिस्तान। तो ये निशान ए पाकिस्तान भी मोरारजी देसाई को दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति कौन से हैं जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न तो मिला ही है, इसके साथ में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान भी मिला है, तो वो मोरारजी देसाई को मिला है। तो ये फैक्ट जरूर याद रखें आप। नंबर 7 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, पाब्लो पिकासो कौन थे? तो जो पाब्लो पिकासो हैं, ये फेमस पेंटर थे यानी कि प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये किस देश के थे? तो ये फ्रांस के थे। ठीक है, और ये फेमस क्यों रहते थे? तो ये जो पाब्लो पिकासो हैं, बहुत ही विवादित पेंटिंग करते थे और अश्लील पेंटिंग करते थे। ठीक है, इसलिए ये विवादों में रहते थे और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके संबंध में हमें याद रखना है कि ये फेमस पेंटर थे और फ्रांस के थे। नंबर 8 क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, या फिर भारत का पाब्लो पिकासो किसे कहा जाता है? तो मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन। इनको MF हुसैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन थे? तो भारत के फेमस पेंटर थे। ठीक है, और इनको भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। और ये जो मकबूल फिदा हुसैन हैं, ये भी अपनी विवादित और अश्लील पेंटिंगों के कारण काफ़ी चर्चाओं में रहते थे। बाद में कुछ हिंदू संगठन थे भारत के, हिंदू संगठनों ने इनका विरोध किया और इन्होंने 2010 में कतर देश की नागरिकता ले ली थी। ठीक है, किस देश की नागरिकता ले ली थी इन्होंने? कतर देश की नागरिकता ले ली थी और 2011 में इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो 2011 में इनकी मौत हो गई थी मकबूल फिदा हुसैन। मैं ये चाहता हूँ कि आप गूगल करके एक बार इनकी स्टोरी पढ़ें, क्योंकि ये काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं और एक बार अगर आप पढ़ लेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा नहीं बोलना चाहता, तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। 2011 में इनकी डेथ हो गई थी कतर में। कतर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कतर की राजधानी क्या थी? तो कतर की राजधानी दोहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, सुएज नहर व्यापार करने के लिए किस वर्ष खोली गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि फ्री एजुकेशन आप वॉच कर रहे हैं ना, फ्री एजुकेशन पे वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझाया जाता है। तो जो सुएज नहर है, ये कब खोली गई थी? ये खोली गई थी 1869 को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुएज नहर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुएज नहर है, ये किसकी देखरेख में तैयार हुई थी या फिर किस इंजीनियर ने इसको बनवाया था? तो जिसकी देखरेख में ये नहर बनी थी उसका नाम था फर्दिनंद। ठीक है, क्या नाम था उसका? उसका नाम था इंजीनियर का फर्दिनंद। ठीक है, और इस नहर का निर्माण कब से शुरू हुआ था? तो ये नहर बनना शुरू हुई थी 1858 से। कब से बनना शुरू हुई थी? 1858 से ये नहर बनना शुरू हुई थी और ये व्यापार के लिए 1869 में खोली गई थी। ठीक है, और ये जो सुएज नहर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस किस सागर को जोड़ती है? तो ये जो है, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो इसको मैं इस प्रकार से याद रखता था कि सुएज भूला। ठीक है, सुएज क्या हो गया? सुएज भूल गया। मतलब जो सुएज नहर है, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और यदि हम बात करें कि ये किस देश में है, तो ये मिस्र में है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो लगभग 193 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नंबर 10 क्वेश्चन है, भारत सरकार की आशा योजना संबंधित है। तो जो आशा योजना है, ये किससे संबंधित है? तो ये सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
यदि हम बात करें कि इस आशा योजना की शुरुआत कब से हुई थी, तो आशा योजना की शुरुआत हुई थी 2005 से। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शुरुआत कब से हुई थी? 2005 से हुई थी। और इस आशा योजना में एक टर्म लिखा है आशा, तो इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म जो है ये होता है एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रखेंगे। और जो आशा कार्यकर्ता हैं इनका मुख्य कार्य क्या है? तो स्वास्थ्य केंद्र, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनके माध्यम से गरीब महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करवाना इनका मुख्य कार्य होता है। नंबर 11 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? ध्यान से पढ़े क्वेश्चन में लिखा है कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो सुल्तानपुर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, और जो जौनपुर है ये भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। लेकिन ये चित्रकूट है, ये गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। चित्रकूट गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद कहाँ है? तो ये जो ताशकंद है ये उज्बेकिस्तान देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्चुअल में ये जो ताशकंद शहर है ये उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है, याद रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसके बाद दोनों देशों के बीच में एक शांति समझौता हुआ था। ये शांति समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच में एक शांति समझौता हुआ था। और ये शांति समझौता कहाँ पर हुआ था? ये ताशकंद शहर में हुआ था। इसीलिए इस समझौते को ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा ग्रह है जिसका पृष्ठीय ताप यानी कि सरफेस टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है? तो सरफेस टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है बुध ग्रह का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुध ग्रह को हम मरकरी ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे पास में स्थित है, सूर्य के सबसे पास में स्थित है, इसलिए बुध ग्रह का सरफेस टेम्परेचर यानी कि पृष्ठीय ताप सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सरफेस टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो बुध का सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड क्या है? हो सकता है क्वेश्चन आपको सरल लग रहा हो, लेकिन मैं जो फैक्ट बताऊंगा ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है परीक्षा में, तो मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पाबो क्रस्टेटस। ठीक है, वैज्ञानिक नाम भी हमें याद रखना है। और एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया? तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1963 को। ये डेट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, लेकिन भारत के साथ साथ हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। ठीक है, तो ये श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 15 क्वेश्चन है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, कौन सा जिला है? सिरमौर जिला। ठीक है, सिरमौर जिले में एक घाटी है, उस घाटी का नाम है पावंटा घाटी। ठीक है, तो पावंटा घाटियों में ही ये सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का झंडा गीत लिखा था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत का झंडा गीत है क्या? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये भारत का झंडा गीत है। और क्वेश्चन अब ये पूछा जाएगा आपसे कि जो हमारा झंडा गीत है इसको कब अपनाया गया? तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1938 में। ठीक है, इसी अधिवेशन में भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा को अपनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात है 919। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें कि शिशु लिंगानुपात होता क्या है, देखिए 0 से 6 वर्ष की बीच की उम्र के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात या फिर बाल लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है,
और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात था 919। और यदि हम बात करें कि 2001 का भी पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है 2001 का, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप जान लो कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात था 927 और 2011 में ये घट गया और घटकर बचा है 919। 2011 में ये घटा है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो 927 था। 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो 919 था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात वृंदावन उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो वृंदावन उद्यान है ये मैसूर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैसूर कहाँ है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। और जो वृंदावन उद्यान है इसकी प्रसिद्धि का एक कारण है, देखिए यहाँ पर जो झरने हैं उन झरनों की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे वो झरने गाना गा रहे हों। ठीक है। और जो झरने हैं वो ऐसे लहराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो डांस कर रहे हों। तो अपने नृत्य रूपी और संगीतमय झरनों के कारण ये जो वृंदावन उद्यान है ये पूरे संसार में फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिल्वी कल्चर से संबंधित है? तो सिल्वी कल्चर से संबंधित है वन विकास। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, वनों को लगाना एवं उनके विकास को क्या कहा जाता है, सिल्वी कल्चर कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी कौन सी थी? तो ये सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी। इसका नाम क्या था? इसका नाम था सोनार। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। और ये पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। अब देखिए, सोनार का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और ये सोनार है क्या? तो देखिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग पानी के अंदर डूबे जहाज़ों के मलबे, पनडुब्बियों या फिर अन्य वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा खदान किसकी खदान है? तो ये जो जादूगोड़ा खदान है ये यूरेनियम की खदान है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो जादूगोड़ा खदान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है। ठीक है, झारखंड का एक जिला है सिंहभूमि, वहीं पर ये जादूगोड़ा खदान स्थित है। और देखिए, ये जो जादूगोड़ा खदान है ना, यहाँ से जहरीले पदार्थ लीक होते रहते हैं। ठीक है, और आए दिन यहाँ से न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में चलती रहती है और इसलिए ये चर्चाओं में रहता है। तो इसको याद रखेंगे, जादूगोड़ा खदान जो है यूरेनियम की खदान है और ये झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवीएस के उपनाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? तो वीवीएस के उपनाम से जाना जाता है लक्ष्मण सिंह को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वीवीएस से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ से वीवीएस से तात्पर्य है इनको वेरी वेरी स्पेशल। ठीक है, लक्ष्मण सिंह कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये जो वांसदा राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात का एक जिला है नवसारी जिला। कौन सा जिला है? नवसारी जिला है। ठीक है, और उस जिले की तहसील है, उस तहसील का नाम है वांसदा। वहीं पर ये वांसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। इसकी यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1971 में। एक्चुअल में ये जो वांसदा राष्ट्रीय उद्यान है एक छोटा सा राष्ट्रीय उद्यान है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मनमोहक फूलों की, मतलब बहुत ही खुशबूदार फूलों की 450 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इन्हीं मनमोहक खुशबूदार फूलों की प्रजातियों के कारण ये प्रसिद्ध है और क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी मुख जो है ये हुगली नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हुगली नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलकत्ता शहर जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जो कलकत्ता शहर है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो कोलकाता बंदरगाह है, ठीक है, वो भी हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब बताएं आप। देखिए, वैज्ञानिक नाम पूछ लिया तो सबसे पहले तो आपको पता ये होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक है, बाघ है, यानी कि इसको अपन टाइगर बोलते हैं। ठीक है, और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथोरा टाइग्रस। क्या नाम है? पैंथोरा टाइग्रस जो है ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है, याद रखेंगे। और देखिए, यहाँ पे पाबो क्रस्टेसस लिखा है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मोर का नाम वैज्ञानिक नाम है। ठीक है,
और यहाँ पर फेलिस डोमेस्टिका लिखा है। ये फेलिस डोमेस्टिका जो है ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, किसका? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। और नंबर डी पे लिखा है प्लाटिनिस्टा गेकेटिका। ठीक है, तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो डॉल्फिन जो मछली होती है, ठीक है, ये डॉल्फिन मछली का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों जितने भी मैं फैक्ट बताता हूँ ना, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और अपने आप में एक क्वेश्चन बनते हैं। कहने के लिए तो मैं 25 क्वेश्चन करवाता हूँ आपके लिए, हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन मैं गारंटी से ये बोल सकता हूँ कि मैं 100 से ज़्यादा फैक्ट आपको बताता हूँ और हर फैक्ट अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाता हूँ। तो मैं आपसे केवल एक ही चीज़ मांगता हूँ कि मुझे लाइक बहुत ही ज़्यादा चाहिए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपको बताना है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। क्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वो वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको क्या करना है कि इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पर हम वीडियो बनाते रहते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, ठीक है, उन पर मैं वीडियो बनाना शुरू कर चुका हूं और लगभग 10 से 15 जो टॉपिक हैं उन पर वीडियो बन चुके हैं। ठीक है, तो आप सारे वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक कहाँ पर मिल जाएगी? आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को देख लें। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।